नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। मित्रों, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी और अभी भी हो रही है। शायद मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने विश्वास दिखाया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, जब तक जान है जब तक जहान है, वो वाली बात, वो कहावत चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि जब भला करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी और थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ता है। वही वाली बात है। बस आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। और मैं बार बार कहता हूं कि टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। जिन बंधुओं ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए है, सेकंड ग्रेड की आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परिणाम के नाम से हैं, उसे ज़रूर ज्वाइन करना साथियों। ठीक है, चले यहाँ पर खून का टीका एक उपन्यास है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है। पहली बात तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि खून का टीका जो है क्या है। एक उपन्यास है और ये किसने लिखा है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। अब दूसरी बात ये है कि इनके बारे में थोड़ा बहुत इनका जीवन परिचय भी हमें पढ़ना चाहिए। इनका जीवन परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या, कैसे, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, सारी बातें इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सी बार इनके सीधे सीधे प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न यही है, देखो इनका जीवन परिचय क्या कहता है। इनका जीवन परिचय कहता है राजस्थान के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं। राजस्थान के ही थे। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था 1932 ईस्वी को। ठीक है, इनका निधन 3 मार्च 2009 को जयपुर में हुआ। जन्म बीकानेर में हुआ और जयपुर में मृत्यु हुई थी। अब इनका कृति परिचय हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी है, वो सारी बातों पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो इनकी जो कृतियाँ हैं, इन्होंने सबसे पहले बात यहाँ पर करी है उपन्यास की। सबसे पहले बात करिए उपन्यास की। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं? इतने सारे उपन्यास लिख दे साहब। बीकानेर में जन्मे हैं, जयपुर में मरे हैं। ठीक है, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। सन्यासी और सुंदरी, दिया जला दिया बुझा, दिया जला दिया बुझा, 1000 घोड़ों पर सवार, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1000 घोड़ों पर सवार किसका उपन्यास है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र का। कुर्सी गायब हो गई, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा, अन्नदाता, पराजिता, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पराजिता उपन्यास भी। खून का टीका तो आपके कोर्स में है ही सही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ढोलन, कुंज कली, गुलाब बड़ी, सपना और मोहभंग, इतने सारे उपन्यास जो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं, जो आपको पता होना चाहिए मित्रों। एक बार पढ़ते हैं। सन्यासी और सुंदरी, दिया जला दिया बुझा, 1000 घोड़ों पर सवार, कुर्सी गायब हो गई, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा अन्नदाता, पराजिता, खून का टीका, ढोलन कुंजकली, गुलाब बड़ी, सपना और मोहभंग, ये सारे के सारे उपन्यास किसने लिखे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब आता है साथियों इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, जो कहानी संग्रह है उसमें देखो इन्होंने कौन कौन सी कहानी संग्रह की लिखे हैं। मेरी प्रेम कहानियाँ, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियाँ, विशिष्ट कहानियाँ, जमीन का टुकड़ा, ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, जमारो, जंजाल तथा अन्य कहानियाँ, और एक है महापुरुष। महापुरुष उपन्यास भी है, महापुरुष कहानी भी है, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के द्वारा लिखी गई है कहानी तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर अगली बात आ जाती है किसके ऊपर? नाटक के ऊपर। तो नाटक इनके द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं उसको देख लीजिए। देखो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उपन्यास बता दिए, कहानी संग्रह बता दिए, नाटक कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं ये भी ध्यान रखना। ताश का घर, महाराज शेख चल्ली, मैं अश्वत्थामा, चुप हो जाए पीटर, 4 अजूबे, आखिरी पड़ाव, जीमूत वहान और महाबली बर्बरीक। साथियों बार बार पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक पिक्चर आपके माइंड में होगी, यार यहाँ लिखा हुआ है, याद हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप रटने की कोशिश करोगे, ऐसे याद नहीं होता है। ठीक है, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, पेज तक भी आपको ध्यान में रहने शुरू हो जाएंगे अगर बार बार पढ़ोगे तो। और रटने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना भाई, कुछ भी याद नहीं होगा रटने की अगर कोशिश करी आप लोगों ने।
फिर आगे देखो, आगे है फिर यहाँ से अन्य गद्य कृतियाँ कौन कौन सी रही हैं। और अन्य गद्य कृतियों में जो है आँख, अन्य गद्य कृतियों में आँखें सब देखती है तेरा मेरा उसका सच। ठीक है। इसके बाद भी इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। राजस्थान पत्रिका पुरस्कार 1996 में, जमारो, ये जमारो इनकी कहानी संग्रह था के लिए इनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये बात याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई कि जमारो कहानी संग्रह, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, जमारो के लिए मिला। एक जमारो इनका कहानी संग्रह था, 1989 में इनको जो है पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये याद रखना है। इसके बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। इसके बाद में राजस्थानी भाषा संस्कृतियों में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, जो बीकानेर में आप सबको पता भी होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर देखो अब अगला आता है, यहाँ पर बहुत तगड़ी बात है भैया। उपन्यास है हजार घोड़ों पर सवार, इनका एक उपन्यास है हजार घोड़ों पर सवार। अभी हमने देखा ना, तो इनका उपन्यास है हजार घोड़ों पर सवार पर टीवी धारावाहिक का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, 2012 में क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। मैं फिर बता दूं आपको कि हजार घोड़ों पर सवार यानी कि यादवेंद्र शर्मा का कौन सा उपन्यास है जिस पे टीवी धारावाहिक बनाया गया है, तो वो है हजार घोड़ों पर सवार। याद रखना इस उपन्यास को। ठीक है। इसके बाद में है गुलाब बड़ी, चकवे की बात, विडम्बना रचनाओं पर भी टेली फिल्म का निर्माण किया। किस किस के ऊपर, गुलाब बड़ी, चकवे की बात, विडम्बना आदि रचनाओं पर। इसके बाद में लाज राखो रानी सती, लाज राखो रानी सती नामक पहली राजस्थानी फिल्म के लेखन का भी संबंध इनसे रहा है। ठीक है, पहली राजस्थानी फिल्म थी लाज राखो रानी सती। याद रखना, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ से एक न एक प्रश्न आता है मेरे साथियों। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। मेरी मेहनत अगर आपको लगता है कि सर आप मेहनत करते हो तो ज़रूर बताना साथियों। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार, कहानीकार एवं नाटककार रहे हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं, रीट के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। रीट के लिए आप लोगों के लिए जो है ना कोर्स में लेकर के आ रहा हूं, पूरा हिंदी का और जो है जीके का, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको बता दूं। इसी तरह नोट्स से मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और आप चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। किसी के कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं से भी रीट का कोर्स ज्वाइन मत करना, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना। मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, आप उसे ही ज्वाइन करना, विश्वास मानना मेरा। ठीक है, कितने चाहते हैं बंदे कि सर रीट की टेस्ट सीरीज ज़रूर लेके आएँ, एक बार कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे। ठीक है, ताकि मैं और कोशिश करूँ, थोड़ी जल्दी करूँ। ठीक है भाई। अब आता है यहाँ पर खून का टीका उपन्यास के स्रोत ग्रंथ। खून का टीका उपन्यास जो है उसके स्रोत ग्रंथ कौन कौन से हैं साथियों, देखिए ये सबसे मेन बातें हैं। यह उपन्यास यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा रचित है। बिल्कुल, इसमें मेवाड़ राजवंश का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया गया है। कितनी अच्छी बात है साथियों कि ये जो उपन्यास है वो किसने लिखा। पहली बात तो यह होनी चाहिए, पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। देखो मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात तो ये, खून का टीका क्या है, उपन्यास है, किसने लिखा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद में इनकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में ये जो उपन्यास है वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मेवाड़ राजवंश का, इसमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन मिलता है। मेवाड़ राजवंश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का इसमें वर्णन मिलता है। ये सारी बातें हो जाएगी। आगे बात करते हैं। लेखक ने निम्न ऐतिहासिक कृतियों का सहारा लेकर इस उपन्यास की रचना करी है। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसको लिखने के लिए कौन कौन से स्रोत जो है उसने यूज किए, कौन कौन से जो ग्रंथ हैं जो उसने यूज किए हैं जो इसको लिखने के लिए, या किन किन कृतियों की सहायता ली है इस उपन्यास को लिखने के लिए। ये भी इनमें से कौन सी कृति है जिसकी हेल्प या जिसकी सहायता जो है नहीं ली किसने, यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने खून का टीका उपन्यास लिखने में। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, उपन्यास की रचना की है। इसके बाद कर्नल टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मनोज नैन्सी,
ठीक है। और कवि राजा श्यामल दास। लेखक ने निम्न ऐतिहासिक कृतियों का सहारा लेकर इस उपन्यास की रचना करी है। कर्नल जेम्स टोड की कृति, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की और मनोत नैन्सी की जो है, और कविराज श्यामल दास की, इन सभी की कृतियों से जो है इन्होंने क्या है, इनकी हेल्प ली है साथियों। आगे बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखो, अब मेवाड़ राजवंश के राणा हमीर का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में भी जिक्र किया था। बिल्कुल सही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है राणा हमीर यानी कि मेवाड़ राजवंश के जो राजा हुए उनका उल्लेख यहाँ पर भी इन्होंने किया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो। अब है साथियों, खून का टीका जो नामकरण का आधार क्या रहा। खून का जो टीका जो उपन्यास है उसके नामकरण को कैसे उसका नामकरण रखा गया, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है नामकरण शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इसका जो नामकरण है ना वो किसका प्रतीक है? शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। दूसरी बात आती है चित्तौड़ के महाराणा हमीर की वीरता, पराक्रम, शौर्य, त्याग के आधार पर यह लिखा गया है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो राणा हमीर, महाराणा हमीर की वीरता, पराक्रम, शौर्य और त्याग के आधार पर इसे लिखा गया, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास रहा है। आगे बात करते हैं अब इसके बारे में, एक एक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। नामकरण का आधार 3 घटनाएं रही। अब इसके नामकरण का आधार कितनी घटनाएं मानी जाती है? 3 घटनाएं रही है। सबसे पहली घटना, अजय सिंह द्वारा मुंजा बालेचा के रक्त से तिलक कर हमीर को राणा घोषित करना। सबसे पहली घटना क्या रही है कि अजय सिंह ने मुंजा बालीचा के रक्त को लिया और राणा जो हमीर है, जो तिलक उन राणा हमीर को तिलक करके उनको राणा घोषित किया था। तो अजय सिंह ने तिलक किया था साहब, और मुंजा बालेचा का रक्त था, इसलिए इसको खून का टीका कहा जाता है। ठीक है, अगली बात क्या आती है? दूसरी बात, बालेचा के दुर्ग के युद्ध में घायल शेरा द्वारा मरने से पूर्व अपने छाती के रक्त से हमीर का टीका किया गया था। ये दूसरी बात आती है कि बालेचा के दुर्ग के युद्ध में जो है एक घायल कौन था? शेरा द्वारा मरने से पूर्व अपनी छाती के रक्त से हमीर का टीका किया गया, इसलिए इसका नाम खून का टीका रखा गया। अगली बात आती है चित्तौड़ के निर्णायक युद्ध से पूर्व हमीर द्वारा अपने अंगूठे के रक्त से सामंतों का टीका किया गया था, इसलिए इसका नाम खून का टीका रखा गया। तो ये तीनों बातें आप लोग याद कर लेना, ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। इसका खून का टीका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों में से इनमें से कौन सी घटना नहीं है? खून का टीका नाम रखने में कौन सी घटना नहीं है जिसको आधार नहीं बनाया गया? तो ये तीनों दे देगा और एक दूसरी घटना दे देगा। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन वो बना सकता है। तो इस तरह यहाँ से भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय, इसमें कितने पात्र हैं, उनका क्या परिचय, वो पहले ही हम लोग देख लेते हैं ताकि उपन्यास को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। भाई उपन्यास बहुत बड़ा होता है, हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें जो वही पेपर में आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से? सबसे पहले राणा रतन सिंह। अब राणा रतन सिंह जो है साथियों, सबसे पहले राणा रतन सिंह सिसोदिया वंश के प्रमुख वीर माने गए थे। पद्मनी है, राणा रतन सिंह की पत्नी अनिंदे सुंदरी, बहुत सुंदरी थी। हरि सिंह राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। हमीर यहाँ पर हरि सिंह का पुत्र है। अजय सिंह राणा लाखा या लक्ष्मण सिंह का पुत्र है। शेरा और मेरा अजय सिंह के 2 भील रक्षक थे। अनगसी या अनंग सिंह और पवन सिंह ये काल्पनिक पात्र हैं। इंद्र सिंह हरि सिंह का सेनापति हैं। मुंजा बालेचा गोड़ावाड़ या गोड़वाड़ निवासी केलवाड़ा में अजय सिंह को तंग करने वाला है। इसके बाद में है मालदेव। अब मालदेव कौन है साथियों? आगे देखो कितने सारे लोग हैं इसमें भाई, कितने सारे पात्र हैं। अब एक एक पात्र तो याद रहेगा नहीं ना,
तो घटनाएं याद रखना, पात्र वात्र पूछे भी नहीं जाएंगे इसके, मैं फिर बता देता हूँ। मालदेव है जालोर का सोनगरा चौहान शासक। इसके बाद में मौजी राम मालदेव का कामदार था। जैसा जयसिंह मालदेव का पुत्र था। मोहम्मद तुगलक तुर्क सरदार था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक और चित्तौड़ का आक्रांता है। बरवड़ी खोड़ गांव की देवी है। बारू बरवड़ी का पुत्र है। मेथाजून मालदेव का विश्वासी है। जयमाल मालदेव का पुरोहित। बरजी रानी की सहेली है। मेनका बुढ़िया दासी है। ठीक है ना, इस तरह से कितने सारे पात्र हैं। तो पात्र वात्र कुछ नहीं पूछेगा। जमुना एक विधवा दासी है। पात्रों का कोई रोल नहीं है इसमें, पात्र वात्र कुछ नहीं पूछेगा साथियों, इसकी चिंता मत करो आप, होने दो इतने पात्र है। तो खेतसी पवनसी का लघु भ्राता है। गेतसी खेतसी का पुत्र है। हरि सिंह जैसा का छोटा भाई है। बरड़ी दासी है। बाका अगुनायनौर यानी कि स्थान का नाम का एक भील नेता है। दीपचंद हमीर का गुप्तचर है। राज पुरोहित का पुत्र है। वारुकी और अमरदान जो है ये चारण है साथियों। अब यहाँ से आता है खून का टीका, जो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको याद रखना। पात्र वात्र तो जाने दो भाड़ में, वो याद भी नहीं रहेंगे, आप तो इनको याद रखना कि ये घटना जो है इसमें घटी है और कैसे क्या हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है भाई। आगे अब सुनो एक एक बात को सुनो। ये उपन्यास चित्तौड़ के राणा हमीर के जीवन पर आधारित हैं। बिल्कुल एक एक कथन को लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। ये उपन्यास राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। दूसरी बात आती है, राणा हमीर के जीवन की कुछ घटनाएं विवादास्पद भी हैं, लेखक ने उनको भी सच्चाई के साथ व्यक्त करने का प्रयास किया है। बिल्कुल सही बात है इसमें। फिर है अगन सिंह और पवन सिंह और भेरा मेरा इस उपन्यास के काल्पनिक चरित्र हैं, ये याद रखना। काल्पनिक चरित्र कौन कौन से हैं? अगन सिंह, पवन सिंह, भेरा और मेरा। भेरा मेरा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और अगन सिंह, पवन सिंह, भेरा मेरा ये इस उपन्यास के काल्पनिक पात्र हैं। आगे बात करते हैं। यद्यपि इस प्रकार के कई योद्धा हमीर के पास थे, पर उनका सही नाम नहीं मिलने पर लेखक ने काल्पनिक चरित्रों की सर्जना यहाँ पर करी है साथियों। फिर आगे बात करते हैं इसी क्रम में। फिर आगे है, देखो लेखक के अनुसार ये उपन्यास तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन करके आज की पीढ़ी के लिए उनकी दूरदर्शी सोच के बारे में अवगत कराता है। तो इस उपन्यास में दूरदर्शी सोच के बारे में भी हमें बताया गया है। फिर अगली बात है, ये उपन्यास लेखक का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास रहा है। इम्पोर्टेंट बात है, लेखक का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास रहा है कौन सा? खून का टीका। अगली बात आती है, राजस्थान का कोई ऐसा छोटा सा राज्य नहीं है जिसमें थर्मोपोल यानी कि यूरोप का एक स्थान जैसे रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा नगर मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो। ये कर्नल जेम्स टोड का ये कथन इस उपन्यास के प्रारंभ से ठीक पहले दिया हुआ कथन था। कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि प्रारंभ ये कर्नल जेम्स टोड ने इस उपन्यास से ठीक पहले कहा था साथियों। ठीक है, आगे है, हमीर जो है मेवाड़ के सिसोदिया वंश के प्रतापी शासक माने जाते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। आगे अब देखो, यहाँ तक की बात महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण इन तथ्यों को जरूर याद रखना सारा। अब यहाँ पर हम लोग खून के टीके का संक्षिप्त देखते हैं। अब संक्षिप्त क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, तो इतना तो हम लोग एक साथ पढ़ नहीं सकेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर दे दिया गया है, कोई दुराई नहीं है, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसको ही पढ़ना, विश्वास मानना मेरा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पढ़ लेंगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, डन, ठीक है ना, विश्वास करना भाई। देखो अब उपन्यास का प्रथम वाक्य क्या रहा है। उपन्यास का पहला वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है, ये तो ध्यान रखना है रखना। मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये वाक्य राणा लाखा को स्वप्न में उसकी कुल देवी भगवती कहती हुई दिखाई देती हैं। मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, ये राणा लाखा को स्वप्न में उनकी जो कुल देवी है वो कहती है। आगे फिर, ये ध्वनि सोए हुए राणा रतन सिंह के वीर सामंत लक्ष्मण सिंह यानी कि लाखा के
कानों को सुनाई दी और ये मेवाड़ की कुल देवी की एक आवाज़ थी। मेवाड़ की कुल देवी ने राणा लाखा से कहा था, ये बात याद रखनी है। आगे है, ये आवाज़ उनके पुत्रों का बलिदान चाहती थी, और ये आवाज़ उनके पुत्रों का क्या चाहती थी? बलिदान चाहती थी। फिर आगे है, भेरा अपने वक्ष का खून निकाल कर हमीर को टीका लगाता है, और जो भेरा है वो अपने वक्ष, अपनी छाती का खून निकाल करके वो हमीर को क्या लगाता है? टीका लगाता है। तो ये बात याद रखना, किसने अपने वक्ष के खून को निकाल कर हमीर को टीका लगाया था? वो था भेरा। ठीक है, भेरा मेरा ये सब क्या है? एक पात्र हैं, एक काल्पनिक पात्र हैं। आगे बात करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, याद रख लेना यार। कुल देवी का कथन क्या था? चित्तौड़ के रक्षा चाहते हो लाखा तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो। लाखा से कह रही ये बात, ठीक है, अपने आप को महाराणा के लिए बलिदान कर दो, ऐसा भी उन्होंने सुना। तगड़ी है भाई साहब कुलदेवी तो कुलदेवी है जो बलिदान मांग रही है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं। आगे बात आती है साथियों, राणा लाखा के कुल 12 पुत्र थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राणा लाखा के कुल 12 पुत्र बताए गए हैं। फिर है आगे, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम अरि सिंह था। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके कितने पुत्र थे? राणा लाखा के 12 पुत्र थे, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था अरसी या फिर अरि सिंह। फिर आगे आता है, मुझे रक्त चाहिए, कुलदेवी ने राणा लाखा से साक्षात दिखाई दे करके कहा। फिर आगे, राणा लाखा ने विगत युद्ध में 8000 वीरों की वीर गति को बताया। राणा लाखा ने विगत युद्ध में, जो बीत चुका है उस युद्ध में, 8000 वीरों की वीर गति को बताया। साथियों, एक एक घटना को सिस्टम तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, घबराना मत, ठीक है ना। आगे फिर है, कितने? 8000 वीरों की वीर गति को बताया। आगे, स्वप्न में राणा लाखा को भगवती ने बताया कि यवनों से बचाव के लिए अपने पुत्र का बलिदान करना होगा, अन्यथा यवन यानी कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ धरा को पदलित कर देगा, यानी कि हरा देगा। अगर तुम चाहते हो अलाउद्दीन खिलजी से बचना तो अपने ज्येष्ठ पुत्र का बलिदान तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऐसा वो कहती है वहाँ की कुलदेवी। आगे, राणा लाखा को उनके ज्येष्ठ पुत्र ने जब घबराए हुए देखा तो मातृभूमि के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, अगला पॉइंट क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी यानी कि यवन भी मेवाड़ की अनिंद्य सुंदरी पद्मनी को पाने के लिए अपनी सारी सेना को मेवाड़ में उतार देता है। फिर राणा लाखा के 12 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र अरि सिंह सबसे पहले बलिदान लेने के तैयार हो गए। फिर आगे है कथन, हरि सिंह का कथन क्या है? माँ का स्वप्न हो या पिताजी का भ्रम, किंतु वह सत्य है, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए उत्सर्ग होना पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। हर्षी कहता है, हर्षी ने शीघ्र ही राजमुकुट पहनने की इच्छा व्यक्त की, और उसने कहा कि मैं राजमुकुट पहनना चाहता हूँ। अब देखो आगे क्या होता है। हर्षी ने शीघ्र ही राजमुकुट पहनने की इच्छा व्यक्त करता है। इसके बाद में आता है, हर्षी को राणा पद पर बिठाकर हरि सिंह नाम से राज तिलक किया गया और मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। अब आगे, युद्ध क्यों होता है? हरि सिंह युद्ध के विभत्स दृश्य को देखकर सोचता है, उस दृश्य को देख करके वो सोचता है कि युद्ध क्यों होता है। आगे, मनुष्य की अधिकार लिप्सा ही युद्ध का कारण है। महाराणा हरि सिंह ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य की जो अधिकार लिप्सा है वही युद्ध का कारण होती है, ऐसा हरि सिंह सोचते हैं, जो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे। हरि सिंह हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ युद्ध की शुरुआत करते हैं। फिर आगे आता है, हरि सिंह को अपनी रानी की भी याद आती है और वह शिकार खेलने जाते हैं। एक सुअर का अपने तीर से शिकार करते हैं, एक सुअर का हरि सिंह। वह किसी खेत में जाकर छुप जाता है, तब घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करते हैं। जब एक ग्राम बाला उन्हें खेत को न उजाड़ने के लिए टोकती है, युवती पर मोहित होकर उससे विवाह कर लेते हैं। इसी विवाह से आगे चलकर हमीर का जन्म फिर होता है। हमीर का जन्म कैसे हुआ, इस घटना को याद रखना। आगे है, वापस जाते समय वह युवती हर्षी या हरि सिंह व उनके सैनिकों को पुनः मिल जाती है।
साथियों एक एक घटना स्टार्टिंग से लेकर के बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई है, आप यहाँ से ही पढ़ना, कहीं से मत पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। सैनिकों को पुनः मिल गई, उसने सिर पर बड़ा मटका और हाथ में पाड़ियों यानी कि भैंस के बच्चों को पकड़ रखा था। फिर आगे है, वह युवती चंदानी राजपूत की कन्या थी, वो युवती चंदानी राजपूत की कन्या थी। आगे, युवती गोफन चला रही थी, गोफन वो घुमा के चलाते हैं, चला रही थी, जिससे अरसी के एक सैनिक के घोड़े के पैर में चोट आ जाती है। आगे फिर क्या कहता है, युद्ध में राणा हरि सिंह की मृत्यु से मेवाड़ के राजमहल में शोक की लहर दौड़ जाती है। राणा लाखा को बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर युद्ध में क्या होता है, जब युद्ध होता है तो राणा जो हरि सिंह है वो मर जाता है, युद्ध वीर गति को प्राप्त हो जाता है और मेवाड़ के राजमहल में शोक की लहर दौड़ जाती है साथियों। ठीक है, इस तरह से सारी घटनाएं चलती रहती है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ें। फिर देखो यहाँ पर बहुत तगड़ी बातें हैं। आगे है, युद्ध में विपरीत परिस्थितियाँ देखकर वीरों ने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर का व्रत कर लिया। अब युद्ध में हारने वाली स्थिति देखकर वीरों ने केसरिया कर लिया, कूद पड़े, और जो वीरांगनाएं थी उन्होंने जौहर वहाँ पर कर लिया साथियों। ठीक है मित्रों, कोशिश मेरी पूरी है और कोशिश करने वालों की हार नहीं हो सकती, ईश्वर भी साथ देता है। आगे है, युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की फिर क्या हो जाती है, विजय हो जाती है साहब। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध समाप्ति कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने क्या कहा। जब उससे युद्ध समाप्त हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा तो उसने क्या कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें। गुल के वास्ते आया था, छार भी न मिला। गुल के वास्ते आया था, छार भी नहीं मिला। ये किसके द्वारा कहा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था, जब युद्ध समाप्ति के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। तो याद रखना। आगे है, युद्ध समाप्ति पश्चात जब मेवाड़ में जौहर हो चुका था, तब मेवाड़ की वृद्ध महिलाओं ने अलाउद्दीन से क्या कहा था, कहा था, हो वासना के देवता, तूने एक स्त्री के खातिर सहस्त्रों का सुहाग छीन लिया। ये वृद्ध महिलाओं ने कहा था कि हे वासना के देवता, यहाँ वासना के देवता किसको कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है कि हे वासना के देवता, तूने एक स्त्री के खातिर सहस्त्रों का सुहाग तूने छीन लिया है, भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसा वृद्ध महिलाओं के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। वो इम्पोर्टेंट बातें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, शायद अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत धीरे शालीनता से बताता हूँ मैं, और अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही सबसे मुख्य बात है। ठीक है, प्रणाम है साथियों आप सभी को कि आपने मेरी मेहनत को सराहना करी है, और निश्चित रूप से आपके कमेंट आते हैं, और हज़ारों स्टूडेंट ने जो है साथियों टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया है 2nd ग्रेड की, और मुझे आशा है जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सभी इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आगे देखो। मेवाड़ के पश्चिम दिशा यानी कि हरावली पर्वतमाला की तलहटी में सोरोमल नाम का समृद्ध नगर है, जिसकी चोटी पर केलवाड़ा स्थित है। आगे है, हरि सिंह का छोटा भाई अजय सिंह युद्ध पश्चात निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। वो केलवाड़ा चला जाता है और मेवाड़ में ही स्थित हैं, वहीं यह चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने के सपने देखता है। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन कुछ समय पश्चात चित्तौड़ जालोर के चौहान शासक मालदेव को सौंपकर वापस चला जाता है। अब चित्तौड़ को किसे सौंपकर चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जालोर के जो चौहान शासक थे मालदेव, उसको सौंप करके वो चला जाता है। फिर आगे, अलाउद्दीन की सेना से युद्ध करने के लिए मेवाड़ की सेना का संचालन अब पवन सिंह को दिया गया है। अलाउद्दीन की सेना से युद्ध करने का जो अब मेवाड़ की सेना का जो संचालन है वो पवन सिंह को दिया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, यही सबसे मुख्य बात है। आगे देखते हैं क्या घटना घटित होती है। अब आगे है लाखा जी। अब लाखा जी अपने अन्य पुत्रों की बजाय अजय सिंह को सबसे अधिक प्रेम करते थे। आगे अजय सिंह गोपनीय मार्ग से पवनसी के साथ केलवाड़ा चला जाता है। जब युद्ध के परिणाम विपरीत रहे और राणा लाखा को विजय की कोई उम्मीद न दिखाई दी, तो उन्होंने कहा, अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमें भी समर अग्नि में आहुति दे देनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर राणा लाखा कहते हैं जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं। आगे फिर है
विजय की कोई आशा न दिखाई देने पर सरदारों सामंतों ने केसरिया बाना धारण किया और रानियों ने रूप की प्रतिमा पद्मिनी के नेतृत्व में अंतिम श्रृंगार यानी कि जौहर किया। आगे है, वीरों ने केसरिया धारण कर गढ़ का सिंह द्वार खोल दिया और शत्रु सेना पर भूखे मृगराज की भांति टूट पड़े। यवनों का तिनके के समान संहार करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी मृतकों से भर गई और उसका आंचल खून से इस प्रकार लाल हो गया जैसे वो सदा सुहागिन का जोड़ा ओढ़े हुई थी। आगे है, युद्ध समाप्ति के बाद खिलजी तड़पते सैनिकों को देखकर एक बार द्रवित हुआ और फिर सोचता है, अब वो तड़पते हुए सैनिकों को देख करके थोड़ा सा परेशान हुआ और सोचता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्या सोचता है? राजनीति में दया। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या सोचता है? परेशान होकर के क्या सोचता है? राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी सोचता है। राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। आगे, केलवाड़ा में भील एवं घाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा राजपूत जो डाके डालने का काम करता है, उन्होंने अजय सिंह को केलवाड़ा में तंग किया था। अजय सिंह को केलवाड़ा में तंग किया था। ये सारी घटना अभी तक की घटित होती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है, अजय सिंह बालेचा को मारना चाहता था। और अजय सिंह किसको मारना चाहता था? अजय सिंह जो है बालेचा को मारना चाहता था, जो एक डाकू, एक सरदार था। आगे, अजय सिंह ने अपने बेटों अजित सिंह और सुजान सिंह को भी मुंजा बालेचा का सिर काट कर लाने के लिए कहा, परंतु वे सफल नहीं हो सके। आगे, हमीर अपनी माता के साथ उनावा गांव में रहता था, जिसे अजय सिंह ने अपने पास बुलाया। फिर आगे, हमीर अपनी माँ के पास ही मलखब कुश्ती, तलवार चलाना, तीर कमान छोड़ना, अश्वारोहण, शास्त्र पढ़ना आदि कलाओं में निपुण हो चुका था। मतलब सारी घटनाएं एक एक सिस्टम से लिखी हुई है, आपको कहीं इधर उधर बगड़ने की बात नहीं है। फिर है, हमीर बचपन में अपनी माँ से ध्रुव, प्रहलाद, वीर, अभिमन्यु आदि की कथाएं बड़ी रुचि के साथ सुनता था। फिर अगला प्रश्न, हमीर में गोड़वाड़ मुंजा बालेचा का सिर काट कर लाने गया था, पर वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो सामेरी गांव गया हुआ है। हमीर जब मुंजा बालेचा से युद्ध करने गोड़वाड़ गया था, तब पीछे से चाचा अजय सिंह अपने सरदार चेतन सिंह से बार बार घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने की बात पूछ रहे थे। अजय सिंह ने मुंजा बालेचा के सिर के खून से तिलक लगाकर हमीर का राज तिलक किया। अजय सिंह ने मारा मुंजा बालेचा को और फिर उसके खून से जो है हमीर का राज तिलक किया, उसे मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। किसने? अजय सिंह ने। फिर आगे बात आती है यहाँ पर, अजय सिंह द्वारा हमीर को मेवाड़ का राणा घोषित किए जाने पर उनके दोनों पुत्र अजीत सिंह और सुजान सिंह नाराज हो जाते हैं। कौन कौन? हमीर के दोनों पुत्र अजीत सिंह और सुजान सिंह नाराज हो जाते हैं। आगे फिर है, मेवाड़ में एक परंपरा थी कि जो भी नया राणा बनता था वह अपने सरदारों के साथ समीप के राज्य पर आक्रमण करता था। फिर है, सुजान सिंह ने दक्षिण में नए वंश की परंपरा डाली। वीर शिवा जो इसी वंश में उत्पन्न हुए थे, वे अभिनय मात्र से इस प्रथा को पूर्ण करते थे। इसे टीका दौड़ कहा जाता था। टीका दौड़ किसे कहा जाता था? इसको याद रखना, किसे कहा जाता था? सुजान सिंह दक्षिण में नए वंश की परंपरा डाली थी। वीर शिवा जो इसी वंश में उत्पन्न हुए थे और वे अभिनय मात्र से इस प्रथा को आगे बढ़ाते थे। कौन? वीर शिवा, जो इसे टीका दौड़ कहा जाता था। सेलिया मुंजा का गिरि दुर्ग था। सेलिया क्या था? मुंजा का गिरि दुर्ग था। पवनसी के लघु भ्राता का नाम खेत सिंह था, जो अजय सिंह का विश्वास पात्र योद्धा था। फिर है, भील जाति के दो सेवक थे जिनके नाम थे बेरा और मेरा। दो सेवक थे, उनका नाम कौन था? बेरा और मेरा। ये भील जाति के दो सेवक थे, बेरा और मेरा। ठीक है। आगे है, खेतसी ने संकेत बताया कि हम जैसे ही मशाल जलाएं तो आप समझ जाना कि हम तोरण द्वार पर पहुंच गए हैं। खेतसी ने कहा, यदि दो मसाले एक साथ जलाए तो समझ जाना कि हम अंधेरे में ही दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो गए हैं। रास्ते चलते हुए सांप पर शेरा का पांव पड़ा और डंक मारने लगा, पर मोटा कपड़ा बांध होने के कारण डंक नहीं मार सका। शेरा ने उसके टुकड़े कर दिए, पर इस आक्रमण के वह अशुभ मानने लगा।
हमीर केलवाड़ा में गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ता था। इससे उसे 2 लाभ पहला हुआ, शत्रु की सेना शीर्ण हो जाती है, और दूसरा हमीर को शत्रु के अस्त्र शस्त्र क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। गुरिल्ला पद्धति यानी कि छिप करके, ठीक है। याद करना आसान है, इसको ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ते जाओ, कोई समस्या यहाँ नहीं होगी। अगली बात है, पवनसी मेवाड़ वासियों से मालदेव के असहयोग की अपील करता है। वह कहता है कि यदि मेवाड़ वासी मालदेव का सहयोग नहीं करेंगे तो वह कुछ ही समय में चित्तौड़ छोड़कर चले जाएगा। फिर आगे पवनसी मेवाड़ वासियों को कहता है कि पहली घटना, अब पवनसी मेवाड़ वासियों को क्या कहता है, जितना संभव हो वे सेल मालाओं के घरों में ही जाकर बस जाएं। फिर है वह अपना व्यापार बंद कर दें, वे दुकान नहीं खोलें, वे मालदेव के आतंक को सहकर भी उसकी मदद न करें। फिर अगला है, किसानों को कहा गया कि वे मालदेव को लगान न देकर उन रुपयों को हमीर की सेवा में रखें, अन्न का हिस्सा मालदेव को न देकर हमें दें, ऐसा वो कहता है हमीर, ठीक है। मालदेव और हमीर के बीच में होता है बहुत बड़ा युद्ध। फिर यहाँ पर बात आती है अगले पॉइंट की, चारण अमरदान अत्यंत शांत और राणा के यश को देश देशांतर तक फैलाने वाला विद्वान था। हमीर निरुद्देश्य यात्रा करते हुए गुजरात के खोंड गांव में पहुंच जाता है। हमीर निरुद्देश्य यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचता है, गुजरात के खोंड गांव में पहुंच जाता है। वे द्वारकाधीश के दर्शनार्थ तीर्थ यात्रा पर गए थे। आगे है, हमीर के साथ सेनापति अनंग सिंह भी तीर्थ यात्रा पर गए थे। आगे, ग्रामीण कृषक अनंग सिंह और हमीर को बरवड़ी के दर्शन करना चाहता था। बरवड़ी ने समय आने पर हमीर को 500 घोड़े एवं अपने वीर गायक पुत्र बारू को भेजने का आश्वासन दिया और वापस चित्तौड़ लौटने के लिए कहा। किसने कहा था? बरवड़ी ने अपने समय आने पर ये बातें उसने कही थी, ठीक है, वापस चित्तौड़ जाने के लिए कहा था। फिर है आगे, अजय सिंह राणा हमीर को अहिंसा का युद्ध लड़ने की राय देता है। अजय सिंह राणा हमीर को अहिंसा का युद्ध लड़ने की सलाह देता है। फिर है, राव मालदेव ने चित्तौड़ से संधि करने के लिए अपने बेटे का नारियल अपने विश्वासी मेहता जूण और पुरोहित जयमाल के साथ हमीर के पास भेजा। मालदेव ने चित्तौड़ से संधि करने के लिए ठीक है, अपनी बेटी का जो नारियल था वो अपने विश्वासी मेहता जूहण और पुरोहित जयमाल के साथ किसके पास भेजा? हमीर के पास भेजा। संधि करना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है। जब तय समय पर राणा हमीर बारात लेकर जालौर पहुंचा तो राणा को मालूम हुआ कि वह एक षड्यंत्र है, पर उसकी सेना ने जालौर के किले को चारों ओर से घेर लिया, जिससे मालदेव के पास अपनी बेटी को राणा हमीर को ब्याहने के अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं बचा था। राणा हमीर भी खेल गया मालदेव से। देखो आप, आसान काम नहीं है राणा हमीर को हराना भैया। फिर उसके बाद में क्या घटना घटित होती है? उस समय मालदेव का कामदार मोजीराम आकर राणा से कहता है कि राजकुमारी विधवा है, विवाह चुट्टपन में किसी भट्ट वंशीय राजकुमार से हुआ था जो शीघ्र ही समर भूमि में काम आ गए। उपन्यास में कहा गया है कि जो राजपूत विधवा से विवाह करता है वे नात्रायत राजपूत कहलाते हैं। आगे, विवाह संपन्न हो जाने पर मालदेव का षड्यंत्र विफल हो गया तो उसने विदाई के समय हमीर से कहा कि उसकी बेटी विधवा नहीं है, और फिर उसने कहा कि अब उसकी बेटी विधवा नहीं है। देखो कितने चालाक आदमी है भाई साहब मालदेव, कि उसकी बेटी क्या है? विधवा नहीं है। गजब है ना यार, मतलब गजब ही आदमी है यार। फिर आगे क्या घटना घटित होती है, सारी घटनाएं क्रम से हम लोग पढ़ रहे हैं। रानी हमीर से अपने पिता से दहेज में चतुर राजनीतिज्ञ कामदार मोजीराम को भी मांगने को कहती है। फिर है, अपनी बेटी से विवाह पश्चात राव मालदेव ने हमीर को दहेज में 8 जिले मगरा, सरानला, गिरवा, गोडवाड़, बाराट, श्यामपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चौकला उन्होंने दिए। हमीर अपने चाचा अजय सिंह के कथनानुसार अहिंसा से मेवाड़ प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसका सेनापति अनंग सिंह युद्ध पक्ष में था। फिर आगे है,
चित्तौड़ के किले के दरवाज़ों के नाम, अलग अलग नाम चित्तौड़ के किले के दरवाज़ों के नाम हैं। ये आपको भी पता है साथियों कि अलग अलग नाम वहाँ पर पोल 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 रखा गया है। तो चित्तौड़ के दरवाज़ों के जो नाम हैं वो देखो कौन कौन से हैं। पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोहड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। तो याद रखना ये आ जाए तो कि ये क्या है, ये चित्तौड़ के दरवाज़ों के नाम हैं भैया। आगे है, राणा को पुत्र प्राप्ति पर बरड़ी दासी बधाई दी तो उपहार स्वरूप राणा ने दासी को स्वर्ण कंगन भेंट किए। फिर है, हमीर के पास चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दो तरह की सेना थी, एक थी घुड़सवार और एक थी पैदल। हमीर ने चित्तौड़ को प्राप्त करने के लिए केलवाड़ा से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहाँ से आक्रमण किया था? केलवाड़ा से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था साथियों। आगे है, चित्तौड़ विजय पर मोजीराम कामदार ने बताया कि रानी विधवा नहीं है। मालदेव ने ये केवल षड्यंत्र रचा था जो विफल हुआ। वह आपको हमीर को विवाह के बहाने समाप्त करना चाहता था, मोजीराम ने कहा। हमीर ने सूर्य की आराधना में ऋग्वेद का श्लोक उच्चारण किया जिसका अर्थ था, ये संस्कारक और अनिष्ट हंता सूर्य, तुम जिस दीप्ति द्वारा प्राणियों के पालक बनकर जगत को देखते हो, हम उसी की प्रार्थना करते हैं। फिर है, देवी बरवड़ी हमीर के चित्तौड़ विजयोपरांत आई थी, जिसकी अगवानी करने स्वयं हमीर हनुमान पोलन के दरवाजे का नाम पर गए हुए थे। हमीर ने चारण वारुकी को स्नेग व आतरी गांव का तामपत्र दिया। हमीर के लिए गुप्तचर दीपचंद दिल्ली से गुप्त समाचार लाया था। वह हमीर के समक्ष उपस्थित हुआ तो बंजारे के वेश में था। किस वेश में था? बंजारे के वेश में। जैसा मालदेव का पुत्र ने मोहम्मद तुगलक को चित्तौड़ के बारे में जाकर बताया और आक्रमण करने के लिए बुला लिया। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना के साथ पूर्व की ओर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया और सिंगोली गांव के पास पड़ाव डाल दिया। युद्ध में हमीर की विजय हुई और जैसा और तुगलक को हमीर ने बंदी बना लिया। उससे कई नगर और 50 लाख रुपए लेकर 3 माह बाद कारावास से मुक्त कर दिया। हमीर ने जैसा को कारावास से मुक्त करके नीमच, जोरण और रतनपुर के गांव दिए ताकि वह अपना निर्वाह कर सके। हमीर को यहाँ पर अच्छा बताया गया भी। फिर बात आती है आगे, और विजयोपरांत हमीर किले पर हनुमान जी का चित्र अंकित करवाकर ध्वज वहाँ पर लहराते हैं। विजय उपरांत ये सारी बातें घटित वहाँ पर हो जाती है मित्रों। तो इस तरह से साथियों आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खून का टीका उपन्यास के प्रमुख कथन कौन कौन से रहे, किस किस ने क्या क्या कहा है। इसको बार बार पढ़ोगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन, ये तो कथन है, ठीक है, ये कथन है। कथनों के बाद में ये कथन सारे आ जाते हैं। अब इतने सारे तो कथन ही हैं। अब ये कथन हो गए, फिर इसके बाद में ये कथन, सारे कथन हम लोग पढ़ेंगे और कथन समाप्त होने के बाद में फिर क्या आ जाएंगे साहब, फिर क्वेश्चन ही आएंगे। तो क्वेश्चन और कथन हम लोग जो है एक साथ करेंगे। तो ये तो अभी तक की जो स्टोरी थी वो सारी की सारी स्टोरी हमने एक साथ पढ़ी है और कथनों को फिर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। कथन और क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे साथियों, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और मैं बार बार कहता हूँ, हिंदी साहित्य के नोट्स 2nd ग्रेड के मंगवाने हैं हैंड रिटन, तो आप ज़रूर मंगवा लीजिए। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। मैंने पहले भी कहा था कि हैंड रिटन नोट्स हिंदी साहित्य के मंगवाने हैं। इस तरह के नोट्स हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। इस तरह से आप लोगों के पास 2 रजिस्टर आएंगे और इनकी कोई ज़्यादा प्राइज नहीं है, 650 रुपये इनकी प्राइज है, कोई ज़्यादा प्राइज नहीं है साथियों, ठीक है। इसमें 3 रजिस्टर आप लोगों के लिए आएंगे 2nd ग्रेड के। पहले 2 भाग तो हिंदी साहित्य के और तीसरा भाग काव्य शास्त्र का है। निश्चित रूप से ऑर्डर कीजिए। आज भी मैं कम से कम 8 से 10 स्पीड पोस्ट में आज खुद भी करवाऊंगा। मैं डालता भी हूं कि मैंने ये पोस्ट किया है, मैंने ये पोस्ट किया है, आप लोगों के विश्वास के लिए, नहीं तो बहुत सारों को विश्वास भी नहीं होता। टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, परिणाम के नाम से 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। विश्वास करें और विश्वास की ही जीत होती है साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे कथन और क्वेश्चन खून का टीका। 2 वीडियो में हर रचना को समाप्त करेंगे।
धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह प्यार बनाए रखें और जल्दी से यार मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए बस।